इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ और जो अभी यहाँ पर अपने मंच के समक्ष आप सभी बैठे हुए हैं, सबका मैं अपने बच्चों के माध्यम से बहुत सम्मान करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने जैसा कि बताया, हमारे सामने पैनल लगा है, मैंने यहाँ पे होने की सबसे पहले इसकी निकाली थी कि इसको अपलोड कर दूंगा। मैं मानता हूँ सोशल मीडिया का समय है और ज्ञान को, अपने विचारों को, पुस्तकों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छे स्थानों तक बहुत कम समय तक पहुँचाया जा सकता है। मैंने सबसे पहले इसका चित्र लिया, सोचा अपलोड करूँगा। उसको मैंने यहाँ पर मोबाइल में रख दिया, ये वेट करूँगा। कुछ ही समय के उपरांत हमारे वैसे इस कार्यक्रम के बहुत ही घंटों में सम्मानित थे, वो यहाँ पर पधार चुके। उसके अलावा भी आपको बता दें, अभी कुछ देर तक मुझे सम्मानित बैठकर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे स्वागत करेंगे यशस्वी लोकप्रिय विधायक माननीय शैलेंद्र जैन, वो भी 5 मिनट में आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे सम्मानीय श्री सतोष सेगोरा जी, करेंगे। मैंने बताया आपको कि हमारे सम्मानित बड़े शैलेंद्र जी रहने वाले हैं। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी, जिनको कई लोग विवेकानंद जी की विभूति भी मानते हैं, उनका पर्याय भी मानते हैं, उनकी भोजवाणी से हम सभी परिचित हैं। ऐसे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बाबू के माध्यम से वो अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करेंगे और यहाँ के ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सम्मानीय श्री डी बंधु जी, सम्मानीय पुष्पेंद्र द्विवेदी जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। मैं पुनः इस मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मान करता हूँ। बापू परम सम्मानीय शुद्ध महात्मा गांधी जी एक ऐसा विचार, ये मुझे लगता है कि हम सभी कहते हैं कि राष्ट्रपिता, लेकिन राष्ट्रपिता से भी बढ़ के अगर मैं कहूँ तो इनको आज बापू को केवल एक व्यक्तित्व के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत बड़ा विचार है, वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो बहुत राष्ट्रपिता भी जिनके लिए एक कम शब्द है, तो उनके बारे में हम बोलना शुरू करेंगे और कोई भी बोलेगा तो बहुत कुछ है, लेकिन इस विषय को इस तरह रखा, इस विषय के संबंध में बापू के बात में बहुत कुछ सुनने वाले। जब तक कार्यक्रम आरंभ पूरा है, मैं एक बार 2-4 शब्दों से, जैसे कि हम बैठे बातचीत भी होती रहे, तो राष्ट्र गीत के माध्यम से राष्ट्र को प्रणाम करता हूँ कि मैं भारत माता को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ 2 लाइनों के माध्यम से कि हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। और वैसे वो राष्ट्र हो, देश हो, देश की तरह सभी समान ही है। जन्मभूमि जन्मभूमि ऐसी हमारी मातृभूमि, हमारी मिट्टी की देश है, वही बुंदेलखंड है, वही प्रदेश है। लेकिन जब प्रदेश का एक गीत बना है तो प्रदेश के बारे में वो एक लाइन उसकी भी है, देश की समर्पित करता हूँ कि सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। और एक बार लाइन बस मैं प्रणाम कर देता हूँ कि ऐसी माटी भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। मेरे साथ एक बार सभी जयकार लगा भारत माता का, बोले भारत माता की जय। और एक बार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सागर नगर के यशस्वी लोकप्रिय विधायक माननीय श्री शैलेंद्र जी जो यहाँ पधार चुके, उनका तालियों के साथ हम सभी स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत मान। मैं एक बार ये लाइन और दोहरा देता हूँ, अच्छा गा रहा है, एक बार ये लाइन दोहरा देता हूँ।
किया, मैंने राष्ट्र को प्रणाम किया, देश को तो मैंने कहा प्रत्येक खंड को भी प्रणाम कर लें। तो मैंने ये कहा था कि जो सबको गाना याद है कि ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। मैं एक बार पुनः सभी से कहता हूं कि आप सभी का एक बार मान करें, तालियां बजाकर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं सीधे अनुरोध करता हूं अब हमारे अतिथिगण से कि वो मंचासीन हो। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करता हूं सम्मानीय हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर श्री शैलेंद्र जैन जी से वो आए और आकर मंच पर आसन ग्रहण करें। उनके लिए डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज जी मंच पर देखा जाए। उसके साथ में ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले सम्मान श्री संतोष सेंगौरा जी वो भी आए और आकर अपने मंच पर आसन ग्रहण करें। मैं इसके साथ में अनुरोध करता हूं सम्मानीय डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी वो भी आए और आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष मान्यवर श्री डॉक्टर वीडी पठक जी से और मान्यवर श्री पुष्पेंद्र द्विवेदी से भी अनुरोध करता हूं कि वो आवे और आकर स्थान ग्रहण करें, मंच पर आसन ग्रहण करके उसको सुशोभित करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। मैं इसके साथ ही तो मैं डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज से अनुरोध करता हूँ कि वो सभी हमारे अतिथिगण को मां सरस्वती जी के कृपा के समक्ष लेकर जावे ताकि हम दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को विधिवत आरंभ कर सके। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि मान्यवर श्री शैलेंद्र जैन जी से और मंचासीन अतिथियों से सेंगौरा जी से भी वो मंच के सबक माता रानी की जो सरस्वती देवी स्थापित है वहां पर जावे और जाकर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को आरंभ करें। दीप प्रज्वलन हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की केवल सनातन परंपरा नहीं, एक ऐसी परंपरा है जो प्रदर्शित करती है कि हाँ, दीप प्रज्वलन से हम अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हैं। सदैव कहते हैं अस्तोमा सकलमय, उसी वाणी को पूर्ण करते हुए दीप प्रज्वलन करते हुए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुणसंपदम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। आप के समक्ष सभी अतिथिगण माता सरस्वती जी के दीप प्रतिभा के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए मैं डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज से अनुरोध करता हूँ पुष्पमाला ले जाए और ले जाकर मां की प्रतिमा पर अतिथिगणों के द्वारा समर्पित करवाएं। मां सरस्वती को यहीं से हम एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि च सरस्वती। ओम सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती के चरणों में सभी अतिथिगण प्रणाम करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ में माता की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए सभी तालियां करकल ध्वनि के साथ माता रानी के प्रति अपनी आस्था, इस कार्यक्रम के प्रति अपनी आस्था अभिव्यक्त करें। नवरात्रि का पूज्य पावन पर्व और इसके साथ में इतने अच्छे विषय पर मां सरस्वती जी के सरस्वती वाचनालय में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम का आरंभ हम सभी देख रहे हैं। मेरे साथ एक बार सभी बोले, बोले भारत माता की।
माँ सरस्वती के पूजन के उपरांत पुनः सभी अतिथिगणों से करवत निवेदन और अतिथिकर्ताओं के पुनः आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके साथ ही मैं अनुरोध करता हूँ पंडित पुष्पेंद्र जी दुबे से वो आए और आकर सरस्वती वंदना उस पर करें। माँ मीरा पाणी को नमन करता हूँ। मंचासीन अध्यक्ष महोदय से इजाजत चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी और आप सभी के हृदय में विराजे पुण्य आत्मा को मैं नमन करता हूँ और माँ मीरा पाणी की वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे माँ हंस वाहनी वरदो, हे माँ हंस वाहनी वरदो, शब्द सुधा रस भर दो, शब्द सुधा रस भर दो, हे माँ हंस वाहनी वरदो, हे माँ हंस वाहनी वरदो, मीठी कर दो मेरी वाणी, मीठी कर दो मेरी वाणी, मीठी कर दो मेरी वाणी, मीठा मीठा स्वर दो, मीठा मीठा स्वर दो, हे माँ हंस वाहनी वरदो, हे माँ हंस वाहनी वरदो। इस मन में भी आन विराजो, इस मन में भी आन विराजो, इस मन में भी आन विराजो, इसको मंदिर कर दो, इसको मंदिर कर दो, हे माँ हंस वाहिनी वरदो, हे माँ हंस वाहिनी वरदो। माँ तेरा मैं करता वंदन, माँ तेरा मैं करता वंदन, माँ तेरा मैं करता वंदन, कर सागर सिर धर दो, कर सागर सिर धर दो, हे माँ हंस वाहिनी वरदो, हे माँ हंस वाहिनी वरदो, शब्द सुधा रस भर दो, शब्द सुधा रस भर दो, हे माँ हंस वाहिनी वरदो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पंडित पुष्पेंद्र जी की। इसके उपरांत मैं स्वागत भाषण के लिए एवं विषय प्रवर्तन के लिए आमंत्रित करता हूँ सम्मानीय डॉक्टर वी डी पाटिल जी को वो यहाँ पर आए और स्वागत भाषण के साथ साथ विषय को संभालें। मैं आपसे स्वागत मैं अनुरोध करता हूँ सर डॉक्टर वी डी पाटिल जी से वो माल्यार्पण करके तथा 5 मिनट का समय लगेगा। मैं अनुरोध करता हूँ सम्मानीय वी डी पाटिल जी से वो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य सम्मानीय श्री शैलज जी का माल्यार्पण करके और साथ में शॉल स्वीपर के साथ में उनका सम्मान करें, स्वागत करें, वंदन करें। हम यहाँ सभी उपस्थित जन इस स्वागत के माध्यम से इस पुष्पार शॉल स्वीपर के माध्यम से अपनी श्रद्धा अपनी आपसे प्रतिमान व्यक्त करते हुए
सभी एक बार जोरदार करकनी के साथ स्वागत करें सम्मानीय श्री शैलेंद्र जी का और शॉल स्टिंग वादन के साथ में सम्मानीय विधायक जी का स्वागत वीडी पाठक जी द्वारा किया गया। मैं इसके उपरांत अनुरोध करता हूं डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज जी से वो आए और आकर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय श्री संतोष सेगोड़ा जी का माल्यार्पण शॉल स्टिंग से स्वागत और अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत मान है। सभी एक बार जोरदार करकर ध्वनि के साथ इसके उपरांत मैं अनुरोध करता हूँ पंडित प्रभात कटारे जी और श्री अभय सिंह जी से वो आए और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी का सम्मान और स्वागत करें। इसके उपरांत पंडित पुष्पेंद्र द्विवेदी से अनुरोध है कि वो आए और आकर ट्रस्ट के अध्यक्ष मान्यवर श्री डॉक्टर वीडी पाठक जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करता हूँ श्री आशीष भैया से कि वो एडवोकेट श्री के सलाहकारी जी का स्वागत करें। मैं क्षमा चाहता हूँ भाई साहब सामने आके बैठे रहते देख ही कार्य होने लगा भैया यहाँ आ गए हैं। आपका बहुत बहुत मान वंदन अभिनंदन। मुझे लगता है मुझे जश्न की आवश्यकता होगी। एडवोकेट के सलाहकारी जी के सम्मान के लिए सम्मानीय वरिष्ठ श्री आशीष जी। सभी गर्भवती के साथ उनका सम्मान करें। इसके उपरांत मंच के समक्ष आ चुके हैं सम्मानीय डॉक्टर वीडी पाठक जी स्वागत वक्ता का प्रदान करेंगे। पद से चल रहा है। सर्वप्रथम माँ मीना मानी को नमन करते हुए ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं लक्षितं मे तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मंच पर विराजमान हम सबके लाडले पूरे शहर के जिले के और पूरे मध्य प्रदेश की जनता जिनको चाहती है ऐसे हमारे मुख्य अतिथि हमारे बाल्यकाल के सखा और आज जिनकी आभा और जिनकी प्रभा और जिनकी कही हुई बातें हमारा सारा शहर अनुकरण करता है ऐसे लोकप्रिय नगर के विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बाजू में विराजे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय सागर डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के संयुक्त सचिव पूर्व डायरेक्टर एम्स और बहुत अच्छे साहित्यकार अच्छे लेखक डॉक्टर संतोष सेगोड़ा जी का हम वंदन अभिनंदन करते हैं।
हमारी शहर की एक नई पहचान बनी है डॉक्टर आशीष द्विवेदी, जो अपनी विद्या से और अपनी बुद्धि से, जो अपने तर्क शास्त्र से पूरे लेखक समुदाय को, पूरे व्यंग्यकारों को, आलोचकों को, कवि और साहित्यकारों को जिन्हें प्रभावित किया है और नए युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं, इनकी मीडिया के जो डायरेक्टर हैं, ऐसे हमारे छोटे भाई डॉक्टर आशीष द्विवेदी का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही सदन में विराजे समस्त इस नगर के प्रबुद्ध जन, हमारी दीदियाँ, पीछे बैठने वाले हमेशा से हंस रहे हैं अभी हमारे बड़े भैया उमाकांत जी मिश्र, जो श्यामलम के पर्याय हैं, हमारे पाठक मंच के आर के तिवारी जी विराजे हैं, उनके बाजू में बहुत ही अच्छे व्याख्याकार डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, गांधीवादी चिंतक आदरणीय आशीष जोशी जी बैठे हैं। हमारे आज एक गांधीवादी, गांधी गौरव सम्मान ग्रहण कर रहे परम आदरणीय श्री नरेंद्र राजौरिया जी, जो नन्ही देवरी से बता रहे हैं, जो हमारे पिताजी के भी बड़े सहायक रहे हैं और आज भी हम सबके साथ हैं। आज एक दूसरा सम्मान ग्रहण कर रहा युवा शायर, कहाँ गया? आदर्श दुबे, उनके पिताजी बैठे हैं, माता जी भी बैठी हैं, जो अभी भाई साहब दुबई से कवि दरबार में वो अपना एक काव्य पाठ पढ़ के आया है और उसकी 2 किताबें छप चुकी हैं, एक गजल का आनंद और एक है नए चिराग। तो ऐसा यदि 24 साल का बच्चा है, शादी हो गई है और दुबई को भी आया है, तो उसका मैं अभिनंदन करता हूँ विशेष रूप से। और भी हमारे बीच आकाशवाणी की बहुत ही प्यारी उद्घोषिका बहन नासिर साहिबा बैठी हैं, उनके श्रीमान जी बैठे हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ सभी का। और सदन में हमारे सभी आत्मीय स्वजन जो विराजे हैं, उनको मैं तहे दिल से अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, और आज इस हमारे पिताजी के नाम पर पंडित महादेव प्रसाद पाठक जन सेवा स्मृति न्यास का गठन हुआ है, उसके बैनर तले मैं सबका अपने पूरे हृदय के साथ स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कलाकारी जी, आदरणीय परम श्रद्धेय, भूल हो गई, क्षमा करें। इस संस्थापक सदस्यों में रहे और आज हमारे पुस्तकालय सरस्वती वाचनालय के जो सचिव हैं, जो हमारे बीच पधारे। कल जब फोन किया तो वो बाहर थे, परंतु कार्यक्रम करने से पता चला कि पाठक दादा के स्मृति में कार्यक्रम है, तो वो दौड़े हुए आए और आज हम सबके बीच मंच पे विराजमान हैं। भूल को क्षमा करते हुए मैं आपका चरण वंदन करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जब हमारे मन में यह भाव आता है कि देश ने हमें क्या दिया, तब हम शिकायत की ओर बढ़ते हैं, परंतु जब हमारे मन में यह भाव आता है कि हम देश के लिए क्या दे रहे हैं, तो हम संकल्प की ओर बढ़ते हैं। जब कोई संस्था जैसे किसी के घुटनों का प्रत्यारोपण करती है, तो उसके पैर सुधर जाते हैं। जब कोई संस्था किसी के आंखों का सुधार करती है, आंखों का प्रत्यारोपण करती है, तो उसकी आंखें सुधर जाती हैं। परंतु जब कोई संस्था लोगों में, समाज में, अपने नगर में, अपने गांव में संस्कारों का प्रत्यारोपण करती है, तो उससे लोगों का जीवन सुधर जाता है। मैंने देखा है आदरणीय भाई साहब कि कुछ लोग, जैसे मैंने 3 श्रेणियों में बांटे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बोल लेते हैं, उनको समाज में अच्छा देना जाता है। कुछ लोग बहुत अच्छा लिख लेते हैं, उनको उनसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु जो अच्छा कहा गया है और जो अच्छा लिखा गया है, उसको जो करके दिखाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। साहिबा जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं देखता हूँ कि जैसे उदाहरण के रूप में
कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमारे बीच आदरणीय सुखदेव त्रिपाठी आ गए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भाई साहब, जैसे ये कहा जाता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यह संतों द्वारा भी कहा गया और लिखा भी गया, परंतु महात्मा गांधी ने इसको जी करके दिखाया, पंडित महादेव पाठक ने इसको जी कर दिखाया, इसलिए आज उनकी मैं चर्चा होगी। इसी प्रकार से ईमानदारी एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो कि आज दुर्लभ होता जा रहा है। तो यह मंचों से कहा गया और उसको लिखा भी कहा गया, परंतु राष्ट्रपिता ने और मेरे पिता ने इस भाव को अपने जीवन में उतार के दिखाया, इसलिए आज उनकी यहाँ पर चर्चा होगी। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित बस जिनके मन माही, जिनका जग दुर्लभ कछु नाही। यह मानस में लिखा गया और मंचों से संतों के द्वारा कहा गया, वो पुराणों में भी लिखा गया, परंतु महात्मा गांधी ने उस परहित के भाव को अपने जीवन में उतार के दिखाया और मेरे पिता ने उसको दिखाया, इसलिए आज उनकी यहाँ पर चर्चा होगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब विभिन्न संस्थाएं परमार्थ की ओर अपना कदम बढ़ाती हैं तो उनमें ऐसा एक भाव जागृत होता है। जब मेरे मन में ये तीनों बिंदु जो मैंने अभी बताए हैं, यह जब भाव जागृत हुआ तो मैंने अपने पिता के नाम पर एक स्मृति न्यास का गठन किया। जब यह बीडी पाठक के मन में आया तो उन्होंने ऐसा किया, जब इस प्रकार का भाव उमाकांत जी के मन में आया तो उन्होंने श्यामदम का गठन किया, और इस प्रकार के परमार्थ का भाव जब डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज के मन में आया तो उन्होंने आर्ष परिषद का गठन किया। ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिनका जीवंत भाव है और जो चाहती हैं कि हम देश के लिए कुछ करें। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, शिकायत दे रहे थे कि हमें देश में क्या दिया, हमें सागर ने क्या दिया, परंतु हम ये विचार नहीं करते कि सागर को हमने क्या दिया। इस पर विचार होना चाहिए। और क्योंकि ये हमारा द्वितीय कार्यक्रम है, इसकी बाकी की चर्चाएं हमारे और भी वक्ता करेंगे, और जिनके लिए हम आज सब लोग सुनने आए हैं और जो जिनके पास समय की भी बहुत बड़ी कीमत है, उनको हम सुनेंगे। और मैं संचालन का काम हमारे घर से पौराणिक जी को कहूँगा कि वो आए और वो माइक संभालें। सभी को मेरा पुनः मंच और सदन के लिए प्रणाम, नमस्कार। नवरात्रि का समय है और हमारे इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि भारतवर्षी शैलजा जी निश्चित तौर पर प्रत्येक स्थान में पूरे सागर में ऐसे सैकड़ों स्थान है जहाँ उनको जाना समय कम है, तो मैं पूरे मंच की अनुमति से थोड़ा सा कार्यक्रम शुरुआत करना चाहता हूँ कि पहले हम अतिथियों का जो दो सम्मान करने वाले वो करके हम सामान्य शैलजा जैन जी का उद्बोधन सुन लेंगे। उसके उपरांत हमारे मुख्य वक्ता जो आशीष जी हैं वो इस कार्यक्रम के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताएंगे। ऐसे लोग मैं आपसे चाहता हूँ सभी से, तो मैं आपके निगाहों से मैं समझ गया हूँ कि आप सभी विनती प्रदान की है। तो मैं सर्वप्रथम आपको बता दूँ, हम यहाँ पर दो महान व्यक्तित्व के सम्मान करने वाले हैं। सर्वप्रथम जिनका हम सम्मान करने वाले हैं वो है गांधीवादी समाधि श्री नरेंद्र राजौरिया जी। नरेंद्र राजौरिया जी का जन्म दिनांक 3/9/1955 को सागर जिले में ही नन्ही देवनी में हुआ था। आपने प्राथमिक शिक्षा गांव में उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा में डिग्री प्राप्त की। आप युवा काल से ही गांधी जी के जीवन, उनके मूल्यों, उनके सिद्धांतों एवं उनके बताए रास्ते पर चलते रहे। सत्य, अहिंसा, खादी को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार करते रहे। युवावस्था में सम्मानीय राजौरिया जी कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ गए और पार्टी के प्रति पूरे मन, वचन, कर्म से उन्होंने अपना समय और सहयोग प्रदान किया। आपने कभी भी किसी भी पद की कामना नहीं की। क्षेत्रीय लोगों ने चाहा तो वह हमेशा दूसरों के लिए आगे बढ़ते रहे और निरंतर कार्य करते रहे। आप आज भी सामाजिक रूप से पूर्ववत समर्पित हैं। इस अवस्था में भी, इस उम्र में भी उनके लगातार कार्य चलते रहते हैं।
बहुत ही आग्रह के उपरांत उन्होंने ब्राह्मणों की एक संस्था के का पदभार स्वीकार करते हुए उसके राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में वो कार्यरत हुए। आज हम सभी यहाँ पर ऐसे गांधी मूल्यों के लिए सक्रिय और समर्पित व्यक्तित्व को सम्मान करने में स्वयं भी गौरवान्वित प्रतीत कर रहे हैं और मैं सादर आमंत्रित करता हूँ सम्माननीय श्री नरेंद्र काजोरिया जी को आए और कृपा पूर्वक मंच पर आए ताकि हम उनका सम्मान कर सके। हम इनको गांधी गौरव सम्मान देकर इनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार करतब ध्वनि के साथ सम्माननीय श्री नरेंद्र जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और समस्त अतिथिगण उनका शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह के साथ साथ जो बुंदेलखंड की परंपरा है पगड़ी पहनाना, वो पहनाकर उनका सम्मान करेंगे। इस क्षण को, इस पल को हम देख पाए, इसके लिए भी हम बहुत बहुत गौरव कर रहे हैं। एक बार पुनः जोरदार करतब ध्वनि सम्माननीय नरेंद्र जी। आपको बहुत बहुत मान, स्वागत, वंदन, अभिनंदन और हम भी अपने विचारों के, अपने शब्दों के माध्यम से आपका बहुत बहुत मान करते हैं। इसके उपरांत मैं जिस व्यक्तित्व के बारे में बताने वाला हूँ वो है युवा मशहूर शायर सम्मानित श्री आदर्श दुबे जी। इनका जन्म 3 जनवरी 2001 को हुआ। जन्म सागर के ही ग्राम औरिया जयसिंहनगर में हुआ है। आप वर्तमान में उर्दू से स्नातक कर चुके हैं। किशोर अवस्था से ही इनका जुड़ाव गजल से रहा। अभी तक आपने साहित्य, आज तक, जश्न बहार, स्वर दरबार जैसे मंचों पर अपनी शायरी से नगर का नाम रोशन किया है। इनकी 2 किताबें मैं एक चिराग हूँ तथा जो हिंदी में है और एक गजल का आंगन जो उर्दू में प्रकाशित हो चुकी है, जिसे महाराष्ट्र उर्दू अकादमी ने अवार्ड भी दिया है। इसके अलावा अनेक टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों में ये देखे और पढ़े जाते हैं। 24 वर्ष की कमाई में ही आदर्श दुबे जी ने अनेक उपलब्धियों के साथ साथ मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्य किया है। 2 दिन पहले ही, जैसा कि सम्मानीय पाठक जी ने बताया, आप दुबई में कवि के रूप में अपनी गजलों का जादू बिखेर कर वापस आए हैं। ऐसी शख्सियत का, ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए हम गौरवान्वित प्रतीत हो रहे हैं, अपने आप में भी गौरव प्रतीत कर रहे हैं। मुझे आदर्श भैया के माता पिता जी यहाँ पर है, वो भी आदर्श के साथ है, वो भी आ रहे हैं। मैंने पुनः पहले भी कहा था और अभी पुनः कहता हूँ, इसको मेरी शक्ता ना समझे। मैं सबको ज्ञान के कितने कार्यक्रमों में जाना होता है। एक दिन अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन एक विधायक की जिंदगी जी ले तो उसको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल, कितना टफ होता है जब कार में बैठ के रोटी की पुंगी बना के उसको खाओ। ठीक है, मैं ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए, हम सभी परिचित हैं, सभी जानते हैं जिनकी कार्यशैली को, जिनके व्यक्तित्व को, जिनके वचनों को, जिनके वचन देने की क्षमता को और कार्य करने की क्षमता को, जिनके निरंतर कार्य करते रहने की क्षमता को, ऐसे व्यक्तित्व हमारे सम्मानीय बड़े भैया, सम्मानीय विधायक श्री शैलेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने विचार हम सभी के मध्य रखें। एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ सम्मानीय विधायक श्री शैलेंद्र जी। भारत माता की जय। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आप सब सरस्वती पुस्तकालय वाचनालय के इस हॉल में बैठ के एक ऐसे मनीषी, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने आदर्शों को जीने का काम किया। अनेक व्यक्तित्व हमारे समक्ष आते हैं जो अच्छा उद्बोधन देते हैं, जैसे कि हमारे पंडित महादेव प्रसाद
प्रसाद पाठक प्रति जन सेवा न्यास के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अत्यंत आत्मीय, मेरे बचपन के सहपाठी वीडी पाठक साहब ने कहा कि इस दुनिया में उसी को याद रखा जाता है जो उसूलों को, सिद्धांतों को जीने का काम करता है। ऐसी एक शख्सियत पंडित महादेव प्रसाद पाठक जी थे। मुझे भी उनका साक्षात्कार करने का सौभाग्य मिला है। मैं उनके गांव भी गया हूँ और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बगैर कोई रह जाए ऐसा व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा। वो अद्भुत व्यक्तित्व थे। और जब वीडी भाई ने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया तो थोड़ा विषयांतर होगा। मैं आमतौर पे लोगों की कल्पना होती है कि संडे है, इतवार का दिन है, सबके लिए छुट्टी जैसा होगा, कार्यक्रम रख सकते हैं। बीच में हमने सोचा था कि सप्ताह में 6 दिन काम करता हूँ तो नीरसता आ जाती है आशीष जी, और नीरसता जीवन में आ जाए तो काम करने का जो आनंद है, जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है, फिर उत्पादकता तो बनी रहती है। सृजनात्मकता जो है वो खत्म हो जाती है शनि शनि। तो मैंने कहा एक दिन का अवकाश लेना चाहिए। मैंने कहा क्या होगा, मेरे परिवार के लिए भी सुविधा होगी, बच्चों के लिए भी होगी। इतवार का दिन थी और पहले दिन हमने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया संडे को, और पहले ही दिन सारे प्रोग्राम जाने के साथ क्रैश हो गए। और हम सागर में सुबह से लेके रात को जब घर पहुंचे इतवार नहीं हो सकता। इतवार का दिन हुआ भैया हम लोगों के लिए अत्यंत मतलब पैक टू पैक होता है, नेक टू नेक। तो फिर भी पंडित पाठक जी के प्रति मेरी श्रद्धा है और मेरे सहपाठी स्वयं मेरे पास आए और हमारे मित्र डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज जी के कार्यक्रम में अमूमन मैं मिस नहीं करता हूँ, तो आज मैं आपके बीच में हूँ। मेरा पर्याप्त समय हो गया है, कहीं इंतजार हो रहा है, लेकिन मुझे अभी मैं सम्मानीय आज के मुख्य वक्ता हैं और बातचीत कर रहे थे। धीमे धीमे पंडित जी, धीमे धीमे इन कार्यक्रमों के प्रति नीरसता होती चली जाए। युवा वर्ग इन कार्यक्रमों से जुड़ नहीं पा रहा है। सिर्फ कुछ हर कार्यक्रम में कुछ खास चेहरे होते हैं, वही दिखाई देते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने सबसे पहले सजेशन दिया, हमने कहा थोड़े से आडंबर को कम करना चाहिए। अपन बहुत भूमिका बनाते हैं, स्वागत की, इसकी उसकी, थोड़ा सा कम करें और मुख्य विषय वस्तु पे अगर हम ज़्यादा फोकस करें। जैसे अगर युवा साथियों को विश्वविद्यालय के या महाविद्यालय के विद्यार्थियों को पता चले कि डॉक्टर आशीष जी का व्याख्यान है, इतने बड़े इतने प्रासंगिक विषय पे है, तो मैं ऐसे नहीं मानता कि आज इतवार के दिन वहाँ कॉलेज से या विश्वविद्यालय से लोग उनको सुने ना। लेकिन अगर उनके ध्यान में आता है यार 2 बजे का कार्यक्रम है, 3 बजे शुरू होगा, 1 घंटे स्वागत होगा, 6 बजे तो उनका वेरी बिग प्राइस, वेरी हाई प्राइस टू पे, तो वो थोड़े से कटने लग गए। हम अगर ये आडंबर को थोड़ा सा मिनिमल कर लेंगे, जो कम से कम आवश्यक हो, तो मैं समझता हूँ कि ये अतिथियों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, श्रोताओं के लिए भी अच्छा हो जाएगा और इसके माध्यम से हम इस तरह के आयोजन के प्रति लोगों के आकर्षण में अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम बनेंगे। ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। मेरे पास विशेष कुछ बोलने का नहीं है क्योंकि हम सुनने आए थे,
लेकिन अभी मैंने उनसे क्षमा, अभी वो कह रहे थे जनरली हम धृष्टता करते नहीं, क्योंकि जब सम्मानीय नरेंद्र जी का सम्मान किया गया तो मैंने कहा पगड़ी पहनाने की धृष्टता हम नहीं कर सकते। वो कार्य आदरणीय शिलाकारी जी को मैंने आग्रह किया और इतनी बात उतनी समाप्त नहीं हो पाई और मैंने कहा एक धृष्टता और करूँगा कि आपका व्याख्यान सुने बगैर मैं जाऊँगा। तो यहाँ रिकॉर्डिंग इत्यादि की कुछ व्यवस्था हो तो मैं आशीष जी बहुत अच्छा, हाँ अरे तो आप मुझे जरूर पहुँचाइएगा। आशीष जी हम सब के लिए इस वर्तमान युग में एक बहुत बड़ा वरदान है और वो जितना अच्छा बोलते हैं लिखते हैं, बहुत उनका अध्ययन है, वो व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं। और शुरुआती दौर में तो वो मुझसे थोड़े से कटे हुए रहते थे, क्योंकि बाद में मुझे ध्यान आया कि नहीं वैसे मैं भी फक्कड़ टाइप का ही आदमी हूँ, तो वो तो इट्स अ मैटर ऑफ माय लक, इट्स अ मैटर ऑफ डेस्टिनी कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ और फिर मुझे आप सबकी प्रभु की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से लगातार सागर में आपकी सेवा करने का अवसर मिला। तो इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है, ये प्रभु की कृपा है और आप सबका विश्वास है, लेकिन मैं विश्वास खंडित नहीं करता। ये मेरी काम करने की एक शैली है और शायद वही बात है कि आप सब लोग मुझे हो रहे हैं। मैं आप सबका आज के इस अवसर पे इस बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए आप सब उपस्थित हुए, आप सबका धन्यवाद देता हूँ और सम्मानीय अध्यक्ष महोदय का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के संयोजक कृष्ण भारद्वाज जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और मंच पर सम्मानीय अध्यक्ष महोदय कार्यक्रम के संतोष सैगोरा साहब, हमारे पितातुल्य सलाहकारी जी और मेरे हृदय से जुड़े हुए और जिनकी आज बहुत आवश्यकता है, प्रासंगिकता है, ऐसे डॉक्टर आशीष जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हुए ऋषभ जी समापन कर रहा हूँ। दो लाइन कहूँगा मैं। श्रद्धेय पाठक जी के लिए, कभी कोई कहे कि उनके विषय में कुछ बोला जाए तो मैं सोच रहा था कि कहाँ से शुरू किया जाए। किसी शायर ने कहा है, कहाँ से इब्तिदा कीजिए बड़ी मुश्किल है दर में, कहाँ से इब्तिदा कीजिए बड़ी मुश्किल है दर में, जो कहानी उम्र भर की है और मजमा रात भर का है। माधव प्रसाद पाटिल जी को पंक्तियों में नहीं बांधा जा सकता, वो एक ऐसे लार्जर देन लाइफ व्यक्तित्व थे। मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए और उनके चश्मे चिराग गिरी पाठक जी को धन्यवाद देते हुए और मुझे आपने अपने बीच बुलाया, अपनी बात कहने का अवसर दिया, आप सबके धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशीष जी से विशेष रूप से मैं क्षमा चाहते हुए, मुझे 3:30 बजे कहीं पहुँचना था, 15 मिनट लेट हो गए हैं महाराज, तो मुझे आज्ञा दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के बीच हमारे दूसरे सम्मान गजल के नूर जिनको दिया जाना है, श्री आदर्श दुबे उपस्थित हो गए थे। मैं परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारे व्याख्यान का और हमारे अतिथि से आग्रह करूँगा कि वो इस बच्चे को प्रोत्साहन देते हुए, इसकी हौसला अफजाई करते हुए गजल के नूर का यह पारितोषिक सम्मान प्रदान करें। आप सब सभागार में लोग बैठे हैं,
दो तालियां बजा करके स्वागत करें। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस बच्चे को निरंतर ऊंचाइयों पर ले जाना, जहाँ तक इसने सोचा हो उससे ऊपर भी इसको पहुँचना चाहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। यह गजल ए नूर सम्मान नगर विधायक सैनम जैन जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सब लोग पुनः करतब ध्वनि के साथ स्वागत करें। और विधायक जी को हमारे बीच से जाना है, इसलिए हम उनके आने के उपलक्ष्य में उनका हम आभार प्रकट करते हैं कि उनने हमारी इस न्यास के लिए आकर के इसका मान बढ़ाया और उपस्थित लोगों को अपने उद्बोधन से गिरफ्तार किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ विधायक जी का कि वो आए और हम सबको गौरवान्वित किया। उनके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः कि हमारे अतिथियों से वो पुनः अपने स्थान पर स्थानांतरित करें और संभालिए। विधायक जी ने जो हमारे लिए समय दिया उसके लिए संपूर्ण मंच की ओर से, संपूर्ण उपस्थित जनों की ओर से बहुत बहुत उनका आभार, वंदन, अभिनंदन, पुनः उनका मान है। इस कार्यक्रम में जो आज महात्मा गांधी जी के 150 की जन्म जयंती में तत्वबोध व्याख्यान जो कि महात्मा गांधी जी की सर्वकालिक प्रासंगिकता के संबंध में है, इसमें हमारे वर्ग में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी, आशीष द्विवेदी जी जो किसी परिचय का कहना चाहिए परिचय के मोहताज नहीं है। एक ऐसा व्यक्तित्व है जो युवाओं में आदर्श के रूप में आज पूरे सागर नहीं पर बुंदेलखंड नहीं, मैं कहूँ मध्य प्रदेश में एक जाना जाने वाला चिरपरिचित नाम है। वर्तमान में जब स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम थे, इनके द्वारा स्कूल में जो भाषण दिया गया, आप यकीन मानिए उसके बाद बच्चों में जो स्फूर्ति थी, बच्चों में जो परिवर्तन था वो सुनने में आया, देखने में आया। और उस भाषण को लेकर प्रत्येक सागर के ऐसा कोई स्थान नहीं रहा। मैं प्रभु कृपा से, हरि कृपा से कई स्थानों पर मुझे बातचीत करने का अवसर मिल जाता है कि जहाँ उनके विषय में सुनने को मुझे ना मिला। वैसे हम इनकी कार्यशैली को, इनके निरंतर कार्य करने की इनके तरीके को, इनकी पुस्तकों के विषय में, इनके संस्था के विषय में, इनके कार्यों के विषय में सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं जिस चीज का इंग्लिश का वर्ड कहूँ फैन हूँ, वो इनके बोलने का। और इंसान कब बोल पाता है, कोई व्यक्ति तब बोल पाता है जब उसको सारे क्षेत्रों में या जिस विषय पर बोल रहा हो उसमें महारत हासिल हो। सामने वाले बैठे व्यक्ति भी बुद्धिजीवी होते हैं, आजकल तो रिकॉर्डिंग का भी विषय है, उसमें भी प्रश्नोत्तरी हो जाती है। ऐसे समय में जब आप एक भी शब्द आपका विषय से इधर नहीं जाता और प्रत्येक शब्द साहित्यमय, और भाई साहब क्या है, बहुत बातें हैं आपके प्रति। मैं स्वामी विवेकानंद जी से तुलना करूं तो वो मुझे लगता है पाप होगा। बात करते हैं और आशीष जी बोलते हैं तो निश्चित तौर पे लगता है कि कोई किताब को वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किताब उनके दिमाग में ही होती है। आपका बहुत बहुत मान भैया, क्या बहुत बहुत मान सभी की तरफ। हमारे मंत्र में एक और शख्सियत यहाँ पर अभी थोड़े से कार्यक्रम लेकर नीचे आगे जब विधायक जी के साथ तो उन्होंने बोला कि कार्यक्रम खत्म हो गया, शुरू है। सदैव कार्यक्रम में समय पे आते हैं। सागर की, बुंदेलखंड की, मध्य प्रदेश की पहचान है कविता के विषय में, जो ऐसे आदरणीय बड़े भैया अशोक प्रजापति जी का भी बहुत और सम्मान है, मान है, वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ पर एक और शख्सियत बैठे हुए हैं जो आए थे, मैंने कहा था कि भाई साहब आपको देख नहीं पाए, शायद मुझे भी चश्मा लग गया है। हम सबके बड़े भैया बहुत ही, मैं हम सभी जो यहाँ बैठे सभी विद्वान जन हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की कुछ अलग अलग एक उनके कार्य होते हैं जिससे वो पहचाने जाते हैं। अभी भैया बोल रहे थे कि सम्मानीय श्री ज्वाला प्रसाद जी, तुलसी जी ने गांधी जी को जिया, उनके साथ में रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी, वैसे अभी नरेंद्र जी यहाँ पर है, सभी सम्मानित जन यहाँ पर हैं, लेकिन इस परिवर्तन के समय में, परिवर्तन के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, इंटरनेट के दौर में भी एक गांधी के विचार को जीते जाना, उसको जागृत रखना और
बाधाएं, विपरीत परिस्थितियां, मैं संकोच नहीं कहूंगा विपरीत परिस्थितियों का, वास्तविकता में कई विपरीत परिस्थितियों के बाद भी गांधी को जीवित रखना, ना केवल विचारों में नहीं, उसको आगे, उनके विचारों को, गांधी को आगे तक पहुंचाने वाले पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। और जब हम लोगों को कहीं स्थान नहीं मिलता कार्यक्रम करने का, बहुत समय ऐसा आया तो जो पूरे कार्यक्रम का भार भी उठा लेते हैं, कार्यक्रम का आयोजन भी करा देते हैं, और बड़ी बात है कि बोलने वाले और श्रोता दोनों वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और प्रत्येक बच्चा उस इंस्टीट्यूट का, मुझे नहीं लगता कि उस इंस्टीट्यूट से निकले, भैया के इंस्टीट्यूट से भी निकले हुए बच्चे के दोनों संस्थानों का कहूंगा कि मुझे नहीं लगता उनके विरुद्ध कोई एक अपराध दर्ज होगा। मैं शासकीय रखता हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ इस शब्द को बोल सकता हूँ कि कोई ऐसा लड़का नहीं है, कोई ऐसा लड़की नहीं जिसके विरुद्ध मामला कायम हुआ हो। ऐसे संस्कार दूसरों तक पहुंचाने वाले विशिष्ट अतिथि के तौर पर मैं आग्रह करता हूं, आप सभी के सम्मानीय, निरंतर समाज सेवा और अनेक कार्यों को करते रहने वाले सम्मानीय आशीष जोशी जी के वो आए और अल्प शब्दों में अपने विचार यहाँ पर रखें। थोड़े से टाइम के लिए जो भी आप अपने विचार रखना चाहें, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपक पौराणिक जी, इतने सुंदर उद्बोधन महात्मा गांधी के ऊपर आशीष द्विवेदी जी का ये वक्तव्य जो है ये यूट्यूब पर रिकॉर्डेड जाना चाहिए, क्योंकि कभी कोई ऐसा मौका होता है जब कोई शब्द हमारे जहन से निकलते हैं, हो सकता है कि अगली बार वो एज इट इज आप ना निकाल, लेकिन जो स्थान, जो जेंट्री यहाँ पर बैठी हुई है, जो सभागार में लोग मौजूद है, ये सब इस बात की साक्षी है कि आपका ये बहुत भावनात्मक रूप से और बहुत सारगर्भित रूप से रहा है, और आपने गांधी जी को इस तरह से प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर गांधी जी हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं और आने वाली सदियों तक भी प्रासंगिक रहेंगे। कर्नाटक पिंड ऑफ तो ये आशीष जी खूबी है कि हमें गौरव है कि भविष्य में जब हम लोग कभी और उम्र के प्रभाव के साथ बढ़ते जाएंगे, हम कह सकते हैं कि आशीष द्विवेदी जी हमारे मित्र रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और हम दोनों साथ साथ बढ़ते भी रहेंगे, चलते रहेंगे। आशीष द्विवेदी जी ने सारे पहलुओं बहुत अच्छी बात है, कुछ बात जो है वो कहीं समय की सीमाओं के कारण छूट। एक भी ट्रस्टीशिप जो गांधी जी का सबसे बड़ा वो आप महात्मा गांधी के नाम पे आज हिंदुस्तान के अंदर या विश्व के अंदर कहीं कोई प्रॉपर्टी बता दोगे आप गांधी जी की, जिसके नाम पर नोटों में छपा हुआ गांधी है, जिसकी 150 देशों में मूर्तियां लगी हुई है, उस खुद के व्यक्ति की या उसके परिवारजनों के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? बहुत बड़ी बात। ये सुचिता, ये राजनीति की सुचिता सिर्फ महात्मा गांधी में हो सकती है। मतलब जिसने अपने नाती के लिए जब मुंबई आने के लिए आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने गांधी जी से पैसा मांगा, तो उन्होंने कहा कि जाके आश्रम में काम करो, आश्रम की राशि से तुम्हें, आश्रम के अकाउंट से तुम्हें पैसा नहीं देते, तो मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई पैसा दे पाऊँ। तो व्यक्ति जो उनके आश्रम में रहता था उसको काम भी करना था, वो कोई भी गया। इवन जवाहरलाल नेहरू जी भी जब आश्रम में, चाहे वो वर्धा के सेवाग्राम में हो या साबरमती आश्रम में होते, उन आश्रमों में रहने के कायदे थे। उन कायदों में से एक था कि आपका टाइम टेबल निश्चित होता था कि आज किस दिन को पाखाना साफ करना है, कल किसको करना है। तो ये सारी बातें उनकी जीवनचर्या का हिस्सा थी। गांधी जी करनी और करनी में एक रूप था कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई जी पाए। ऐसे कम लोग मिले जो गांधी को आज भी जीने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी शख्सियत जो गांधी को अपने अंदर समाये हुए हैं और वे बिल्कुल अंधियारे में रहकर देश को ले जाने का काम कर रहे हैं, गांधी के विचारों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं।
एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब देश 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने एक अलग तरह की नीति का उद्घोष किया, उसके बाद जब 1917 में गांधी का पदार्पण होता है और गांधी, हमारे भाई ने बोला, गांधी ने कितनी लंबी पदयात्रा की, कितनी लंबी पदयात्रा की, कितने दिन तक उन्होंने उपवास किया। वो गांधी की पदयात्रा जो देश के एक हिस्से से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब अटक से लेकर कटक तक, और इसमें ये और परिक्रमा है दो बार ये जो चीज थी ना, राजे रजवाड़े 565 रियासतों में बटा हुआ हिंदुस्तान, और वहां पे एक अंग्रेजों के शासन और राजे रजवाड़ों के शासन के नीचे दबा हुआ हिंदुस्तान था, कि जो प्रजा थी या तो राजे रजवाड़ों की थी, नवाबों की थी, या अंग्रेजों के साथ थी, अंग्रेजों के अधीन थी, उस प्रजा को निर्भयता और निडरता का जो संदेश गांधी ने दिया वो बड़ा अद्भुत है। और उसी अभय का भय के खिलाफ खड़े होना, वही कारण था कि उन्होंने इस बात के लिए महसूस किया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ के खड़े हो। उनके उस समय की चित्र कभी देखते हैं तो एक के बाद लाइन लगी रहती, अंग्रेज डंडे मारते जा रहे हैं, पीछे फिर कोई आया, महिलाएं आई, उस व्यक्ति को जिसके ऊपर डंडा डला है लगा है, उसको ले जाकर उसका इलाज करती है, अगला व्यक्ति भी डंडा खाने के लिए खड़ा हो जाता है। ये ताकत जो है गांधी ने इस देश की जनता को दी थी, और जिस दिन ये देश की जनता उसकर खड़ी हो गई तो राजे रजवाड़ों का और अंग्रेजों का शासन इस देश से समाप्त हो गया, और गांधी ने इस देश को स्वतंत्र कराने का काम किया। बहुत सारी चीजें आती हैं जो आशीष भाई ने इशारा भी किया कि कोई एक व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अलावा कोई भी 16 कलाओं का अवतार नहीं, इवन भगवान राम भी 16 कलाओं के अवतार नहीं। तो आज आदरणीय बीडी पाटिल जी ने अपने पिता की स्मृति इतना बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपने आपके लिए बहुत धन्यवाद। आदरणीय महादेव प्रसाद पाटिल जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ कि आप उनके बताए कदमों पर चलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे बीच में गांधीवादी व्यक्तित्व के रूप में एक बड़ी धरोहर आदरणीय सुखदेव प्रसाद तिवारी जी मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में ये संस्था जो 1904 की बनी हुई संस्था है वो आज भी रहते, कहीं कोई सैलरी नहीं मिल रही, कहीं उनको कोई और कुछ पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, लेकिन अपनी कर्मठता के साथ वे इस संस्था के लिए लगे रहते हैं। आदरणीय सहकारी जी इस संस्था के लिए लगे रहते हैं, उनकी पूरी टीम इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करती है। ये सब गांधी के दिए हुए विचार हैं। आपने मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप मुझे बोलने के लिए बनाएंगे। भाई दीपक जी, ऋषभ भाई और पाटिल जी, आप लोगों का धन्यवाद। मैं तो इतना मगन होकर सुन रहा था कि मेरी यहाँ पे बंद हो गई तो द्विवेदी जी में लगा कि मैं सो गया। एक बार उन्होंने मुझे चैतन्यता भी देने की कोशिश की। बहरहाल आपका बहुत सुंदर वक्तव्य इस सभागार को मिला, हम सबको मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो इस सभागार में सुंदर वक्तव्य को सुनने के साक्षी बने, हम सब इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कह रहे थे कि मुझे पता नहीं है मैं बोलूं या ना बोलूं, देखिए अगर मैं नहीं बोला था तो कितनी सारी चीजें हम यहाँ पर चूक जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत मान अभिनंदन। समानी पाठक जी का कल जब सारी तैयारियां हो गई थी तो समानी पाठक जी बोले थे और ऋषभ भैया भी बोले थे, और जब श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पाठक जी का सानिध्य प्राप्त हुआ तो बोला था कि दीपक आगामी कार्यक्रम में तुम्हें रहना आवश्यक होगा, तुम संचालन करोगे। आपने मैं कार्यक्रम के अंत में इस बात को बोलने वाला था, लेकिन यह अवसर जो आप संचालन के लिए और इस कार्यक्रम में मुझे समझा कि यहाँ पे आपने बुलाया और इतने कितने जनों के मध्य में मुझे ये चीजें सुनने को मिल रही और मैं सीख पा रहा हूँ, उसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ भाई साहब। डॉक्टर नरसिंह गौर विश्वविद्यालय जहाँ से हम हैं, जहाँ से हमारे सागर की पहचान है, और उसके सेगोरा जी को बुलाऊं उससे पूर्व मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ समान्य श्री के सिलाकारी जी को। समान्य
माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता जी के सानिध्य में मुझे कार्य करने का अवसर मिला जब वो चुनाव अधिकारी मैंने 2012-13 में अधिवक्ता संघ का चुनाव था, तो उन्होंने ना जाने क्या लिखा और मुझे बुला के कहा कि दीपक तुम मेरे साथ चुनाव अधिकारी के तौर पर कार्य करोगे। उनका खूब आशीर्वाद हम सभी नवयुवकों को, सभी अधिवक्ताओं को प्राप्त होता है। उनके सामाजिक कार्य आप सभी जानते हैं, मैंने अधिवक्ताओं का आपको बताया। मैं सादर प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूं सम्मानित को आनंद विचार हमारे हमारे आशीष ने बताया कि 1857 से हमारी आज़ादी की लड़ाई प्रारंभ हुई और खूब लड़ी फांसी की रानी, लेकिन अगर थोड़ा से छोड़ वहाँ के रजवाड़े थे, अगर मदद कर देते तो भारत आज से 100 साल पहले आज़ाद था। लेकिन ये देखिए कि फिर भी पेशवा जी ने क्या टोपे को भेजा, उसने 5000 सेनाओं के साथ अंग्रेजों से लड़के लिए और लड़े अंग्रेजों से। तात्या टोपे पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था तात्या टोपे, और जिस समय उन्होंने मुकाबला किया अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के साथ कहाँ से लड़ सकते थे दरवाजा से, लेकिन वहाँ पर हार गए। हारने के बाद तात्या टोपे भागते हुए वहाँ पर शिवपुरी में चला जाता है। वहाँ का राज्य था सिंधिया जी का, वहाँ का राज्य था और उसका तीन राजा था। उसको पता चला कि तात्या टोपे यहाँ पर छपे हुए हैं जंगल में, और उसने वहाँ का जो छोटा राजा था, जो अधीनस्थ राजा था, उसने अंग्रेजों को सूचना दे दी और तात्या टोपे को पकड़ लिया और शिवपुरी को मस्ती से लगा। ये था सबसे बड़े संग्राम शुरू हुआ। हम आज़ादी कैसे हुए सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। हम इसलिए जानना चाहते हैं कि हम लड़ाई करते थे आपस में एक दूसरे से। अगर जयचंद और पृथ्वीराज चौहान अगर लड़ाई नहीं करते थे, गजनवी को न बुलाते और सारे विदेश के लोग आने लगे धीरे धीरे और हिंदुस्तान पर विदेशियों में कब्जा। हजारों वर्ष की पुरानी था हमारा देश, अंग्रेजों के 200 साल पुरानी किया। इसके पहले भी आप ध्यान दीजिए कितना जुल्म हुआ हमारा। ये देखिए आप, लेकिन हमारे कई क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह हुए, अनेकों हमारे फांसी पे लड़ गए, लेकिन आज़ादी नहीं। लेकिन गांधी जी ने समझा, जब ये भी बताया, गांधी जी को समझा कि कैसे हमें आज़ादी मिलेगी, तो सबसे पहले गांधी जी ने एकता गांव में अलग रहते थे, सबको इकट्ठा किया गांधी जी ने, सारे धर्म के लोगों को इकट्ठा किया गांधी जी ने। इकट्ठा करने के बाद दूसरा उसका सबसे बड़ा योग था स्वदेशी सामान नीति, अंग्रेजी व्यापार करने के लिए आए, कपड़ा का बहिष्कार करने। ये गांधी जी ने सबसे बड़ी चीज एक, और गांधी जी के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुए एकता के लिए, और देखा गांधी जी को उसमें अंग्रेज हल्ला कर, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में युद्ध शुरू हो रहा और हमें महात्मा गांधी ने 42 के आंदोलन से बंद कर दिया, 42 में चला। लेकिन अंग्रेजों ने प्रॉमिस दिया वहाँ के विदेशी चर्चिल तो चाहता नहीं था, एटली की सरकार थी, तो उसने वहाँ पर जब चुनाव हुआ, वहाँ पे अगर भारत को जीत गए, एटली जीत गया, भारत को आजाद कर, ये सबसे बड़ी बात थी। गांधी जी एक ऐसी शख्स थे, गांधी जी के बाद एक निश्चित हस्ती पैदा हुई। अभी आपने बताया कि उसके बाद और भी पैदा हुए, महावीर जी पैदा हुए, शंकराचार्य पैदा हुए, उसके बाद भी
दिया आज़ादी की लड़ाई में। और हुआ क्या, जब आज़ाद भारत जब आज़ाद होता है तो वहाँ की सरकार थी 4 जुलाई सन 1947 को एक इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 4 जुलाई को वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों सभाओं ने एक एक्ट बना रखा। और एक्ट बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान डिवीजन तो अंग्रेजों ने गांधी जी क्या बंटवारा है, लोग कहते गांधी जी ने बंटवारा जो किया है एक्ट दे दिया। और एक्ट तो देखिए सेक्शन 8 देखिए उसका एक्ट के बाद जितनी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हमारे जो ट्रीटी थी उन सबको बदल कर दिया। 578 राजा और देहाती नवाबों को कर दिया। ये सारी बातें आई और बंटवारा गांधी जी का जब बंटवारा हो जाता है तो गांधी जी ने एक बात और बताई कि हमारे बहुत खुशी से मेरे छाती के छोटे छोटे जितना कुछ बनाया जब प्रधानमंत्री बनेंगे वो नहीं माना कैंसर से सब जानता था, लेकिन उसने पाकिस्तान बनवा उस एक्ट में ये लिखा कि जितने भी रियासतें हैं या तो वे स्वतंत्र हो जाएंगे सेक्शन 8 मैंने पढ़ा, और जितनी भी सेक्शन थे या तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या स्वतंत्र बन सकते हैं या भारत में रह सकते हैं। ये 4 जुलाई सन 1947 का एक्ट है, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट, लोगों को नहीं मानेंगे। मालूम होना चाहिए गांधी जी ने बंटवारा एक्ट तो गांधी जी ने जब देखिए आप बहुत बड़ी बात, जब बंटवारा हुआ तो एक ऐसी क्रांतिकारी बंटवारा था सत्या अल्लाह इस तरह की अत्याचार गांधी जी ने चुनी हो गया। तो गांधी जी कहते क्या है कि मेरे हमारा 2 भाइयों का बंटवारा हो गया। तो गांधी जी कहते हैं कि खजाना नहीं था पाकिस्तान के पास, जो जितना पैसा था खजानों में उतना ही पैसा था। भारत सरकार ने कहा तो गांधी जी को उतने करोड़ रुपया दी और गांधी जी की हत्या करने के बाद क्या होता है, हत्या करने के बाद अमेरिका आके निवेश करता है। गांधी जी के साथ न देते पाकिस्तान को अगर सहायता देते तो ये निवेश नहीं करता अमेरिका आगे। आज भी हम बोल रहे हैं गांधी जी की बात मानते, आज भी गांधी जी की हत्या साक्षी सबसे बड़ा तो गांधी जी की बात अगर हम मान लेते परिवेश नहीं लगता, गांधी जी की बात मान लिए होते हमारे वही संबंध होते नेपाल वही संबंध हमारे होते। ये आज वही एक कारण और बताना चाहता हूँ, लंका में झगड़ा तमिल होगा, लेकिन राजीव गांधी क्या थे ना, अगर हम नहीं पहुँचा चीन आ जाता ये सबसे गांधी जी की जहाँ तक सवाल एक और सागर में 1 जनवरी 1933 को महात्मा गांधी सागर में गए और बड़ा सम्मान था नजर वाक में वहाँ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलवी चिरागुद्दीन, वहाँ के अध्यक्ष थे। हमारे पिताजी महादेव देसाई की सूचना की है कि वहाँ पे एक शास्त्री को गांधी पहुँचना 9 बजे पहुँचने उनसे पूछा कि क्या हरिजन आपका वेद क्या कहता है, गांधी जी से बातचीत। तो पिताजी जाके हमारे
हिंसा कर रहे अरे देखो ये मर जाएगा। एक ने कहा गांधी जी आप तो हिंसा अहिंसा बने, आप तो लक्ष्य नहीं करते वृद्ध हो या विधवा लड़का। गांधी जी ने बोला, शास्त्री जी बोले वृद्ध के लिए लड़का उसका पिता है, मैं पिता ने पता नहीं सागर एक व्यक्ति ये दादी के यहाँ वाचनालय में किया यहीं से निकली रुके या होगा तो गांधी नहीं बचा किसी को वो नहीं करते बहुत अच्छे बात लिखते थे। गांधी जी के बाद ये दार्शनिक थे इसके साथ साथ एक और मैं बताना चाहता हूँ, गांधी जी एक बहुत बड़े दार्शनिक हीगल, हिलगिरी, मार्क्स, इनकी श्रेणी में महात्मा गांधी शामिल हुए। फिलासफर सबसे ज्यादा महंगा है गांधी जी का, सबसे ज्यादा महंगा गांधी जी का जर्मन गांधी के वाली होती है। हम गांधी जी को कभी नहीं सकते क्योंकि आजाद जो है गांधी जी ने निश्चित दिलाई और हम अंतिम वक्ता के रूप में मैं 2 मिनट के लिए बुलाना चाहता हूँ पूर्व विकास अधिकारी रहे सम्मानीय श्री छत्रसाल जी, जो कि सम्मानीय श्री महादेव प्रसाद पाठक जी के साथ में जिन्होंने कार्य किया है। आप आए अल्प शब्दों में, कम शब्दों में अपना विचार हमारे समक्ष रखें। आदरणीय मंचासीन पदाधिकारी महोदय और मेरी मेरा प्रणाम। मैं सन 22 में केसरी बना था वीडियो के 40 साल की सर्विस में मैंने सिर्फ महादेव प्रसाद अधिकारी को ही एक ऐसा व्यक्ति चुना है जिनका सानिध्य कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला। उनका तेजस महादेव प्रसाद पाठक, उनका तेजस इतना विचित्र था कि जिसकी हद नहीं। ईमानदारी तो चरम सीमा पर थी। एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत उस समय 20,000 रुपया धन सरकार मिली और 20,000 रुपया धन सहयोग से कार्य होते थे। और जब वो कार्य का वैल्यूएशन हुआ तो उसका वैल्यूएशन हुआ 45,000 रुपये और अकाउंट में खर्चा आया 35,000 रुपये। तो मेरे से वो बोले कि साहब ये बताओ कि 5,000 रुपये बच गए, इसको क्या करें, हम वापस करना चाहते हैं। हमने बोला आप वापस करें। और दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि मैं रिटायरमेंट के बाद में जब वो सागर आए तो मैं सागर बराबर उनके संपर्क में रहा हूँ। इसलिए में रामखेरी कुपवारा है, रामखेरी कुपवारा में क्योंकि हनुमान जी का भक्त हूँ, इसलिए में कोई हनुमान मंदिर नहीं था। जब मैंने चर्चा की इनसे तो इन्होंने मेरे से ये कहा कि तुम चिंता मत करो, अपन व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने चित्रकूट से हनुमान जी की मूर्ति मंगवाई और केसी विराट के परिक्षेत्र में उस मूर्ति की स्थापना की। वर्ष से जो मूर्ति है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कभी भी मौका मिले तो आप वहाँ दर्शन करें। जब मैं सागर जाता था, मेरी बच्ची की शादी थी, तो मैंने जब उनको निमंत्रण दिया तो आप नाटक करोगे तो कलर बनवा के एक बच्ची को गिफ्ट किया। मैं उनके बहुत आभारी हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ईश्वर इन जैसी संतान उनको प्रदान करें। बहुत ही दुखित होकर आपने बात सभी के मध्य रखी। मैं अब अंतिम वक्ता और मुख्य वक्ता को सम्मानीय आशीष जी हो चुके हैं, लेकिन मुख्य वक्ता शब्द इसलिए निकल आया कि मैं मुख्य वक्ता ही सदैव इनको कार्यक्रम में मानते आया हूँ। बहुत कठिन कार्य होता है विश्वविद्यालय और सागर शहर के बीच में एक कड़ी बनना, एक ब्रिज बनना, एक पुल का काम करना बहुत मुश्किल है।
मैं आप लोगों से पहले हाथ जोड़ के एक विनती आपसे अवश्य करना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप सागर शहर के, हमारे पूरे शहर के कार्यक्रम में और सागर की जनता के साथ में जुड़े हैं, मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि विश्वविद्यालय को ऐसे आप हम सभी से जुड़े रहें। बहुत कठिन कार्य है। आज विश्वविद्यालय हमसे बहुत दूर हो गया है और आप वो कड़ी है, वो ब्रिज है, वो पुल है। ये आप एक बहुत बड़ा सम्मान हमारी तरफ से समझें। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अंतिम वक्ता बहुत कठिन हो जाता है फिर, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ सम्मानीय श्री संतोष सहगौरा जी को वो आए और हमारे बीच में अपने विचार अभिव्यक्त करें। सम्मानीय सहगौरा जी, एक बार ताली बजा रहे हम सभी। आपका बहुत बहुत आभार। मैं पता नहीं हूँ और वैसे भी श्रोता के रूप में जब आशीष भाई कहता है भाषण तो सुनने में काफ़ी आनंद आता है। सबसे पहले गोलोकवासी महादेव प्रसाद पाठक जी की स्मृतियों को सादर नमन करता हूँ। आदरणीय गिरी पाठक साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने इस तरह का ये कार्यक्रम किया। और जैसा कि हम देख पाते हैं मंचासी ने आशीष द्विवेदी जी आपने सुना, एक दूसरे आशीष जी को भी आपने सुना, क्योंकि हमें लगता है कि जो कमी रह गई थी वो आपने बता दी। आदरणीय शिलाकारी साहब ने अपने वृत्तांत भी सुनाया जो कि गांधीवादी होते हुए अच्छा लगा सुनने में। हमारे बीच में बहुत बड़ा माननीय श्री प्रसाद तिवारी साहब, उनको मैं नमन करता हूँ। साथ में तिवारी साहब हैं, पीछे दीपक जी बैठे हुए हैं, सामने ऋषभ जी हैं। तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। अशोक मिजाज साहब बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इतना अच्छा इन्होंने उद्गार बताया, लेकिन मुझे लगता है कुछ रह नहीं गया। लेकिन महात्मा गांधी जी को 2 घंटे में समेटना बहुत कठिन कार्य है। उनका इतना विराट व्यक्तित्व रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप 2-3 बातें जो खास मैंने देखा है गांधी जी के व्यक्तित्व के साथ आज के युवाओं का बहुत ही घनिष्ठ नाता हो सकता है। कैसे? 2 विषय को लेकर कि जहाँ चैलेंज है वहाँ सोल्यूशन भी, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा चैलेंज ही फेस किया है। वो आपको बता दें कि पूरे विश्व में जितने महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में पंचर बहुत ज्यादा रहे, चाहे वो अब्राहम लिंकन रहे हो, चाहे गांधी जी रहे हो। आप कहें गांधी जी को क्या हुआ था? भाई गांधी जी तो गए थे दक्षिण अफ्रीका, वो ट्रेन का वाकया याद है कि उनको धक्के मार के जमीन पे फेंका गया था। वहां से उनको एक परिवर्तन हुआ और वहां का एक्सपेरिमेंट उन्होंने इंडिया में किया, जो अपने आप में सब जानते हैं। दूसरा, महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ भी लोग कह सकते हैं, क्योंकि सबके मुंह जैसा कि आपने बताया कि उनकी कोई विरासत में उनके बच्चे थे 4 के लिए, उसके बावजूद कभी उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया ही नहीं। कमोवेश गौर साहब का भी ऐसे तो उनका बच्चे की डेड बॉडी आई थी तो मैं नहीं जानता था, क्योंकि शायद शराब वगैरह कुछ भी थे। तो कहने का मतलब वो जो डेडिकेशन है ये कहाँ से आए, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उसका सोल्यूशन भी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो गांधी जी के बारे में 2-4 बातें कहूँगा। अगर 5 मिनट से ज्यादा है तो इशारा कर दीजिएगा, तो अपनी बात बंद कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए, ऐसा है कि पूरे विश्व में एक महाशक्ति है, इस देश का नाम आप समझ जाएंगे। बता दें कि पूरे विश्व में महात्मा गांधी उस महाशक्ति में कमी नहीं है उस देश में, लेकिन पूरे विश्व में भारत के अलावा सबसे ज्यादा उनकी स्टैचू या सबसे ज्यादा उनकी मूर्ति या सबसे ज्यादा पुस्तकालय, सबसे ज्यादा फिल्में या उसके अलावा ज्ञान या एसोसिएशन या सोसाइटी है वो अमेरिका में। और अभी आपको एक बात मालूम है कि कुछ ही दिन पहले, उसके पहले राष्ट्रपति थे, तो फिर राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो क्या हुआ कि किसी सिलसिले ने लॉस एंजल्स के सामने उनकी मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया। तो आपको मालूम होगा कि उनको पूरे विश्व से माफी भी मांगनी पड़ी। ये 2 साल पहले की घटना है। तो आप सोचिए कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा रहा होगा महात्मा गांधी का, जिसको हम सब लोग जी रहे हैं। आपको बता दें कि जर्मनी का एक कोई पत्रकार था, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, जर्मनी का एक पत्रकार था। तो उसने क्या किया कि गांधी कालंदर नाम था उसका, तो उसने कहा गांधी जी भूमि है। तो गांधी ने कहा कि वो मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने कहा कि आ जाइए, तो मैं 1 हफ्ते आपके आश्रम में रहूँगा। तो उनकी जब आश्रम में रहने की बात आई तो गांधी ने कहा 2 हफ्ते रहिए, लेकिन बात है कि आपको हमारा जीवन जीना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी के लिए जब सवेरे नाश्ता आया तो इनके लिए भी यहाँ कस्तूरबा जी ने बनाया था आश्रम पे। तो नाश्ते में वो रोटी लेते थे, चटनी लेते थे, और चटनी हरी होती है तो हम जानते हैं कि हो सकता है कि धनिया की पत्ती की हो, धनिया की हो, लेकिन नीम की चटनी भी खाते थे।
जब उनके सामने नीम की चटनी रखी गई तो उसने मालूम नहीं था, उसने खाया, उसको बहुत कड़वा लगा, उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसको याद आया कि हमने गांधी जी को वचन दिया है, भाई हम तो जो आप खाएंगे वही खाएंगे। तो उसने क्या किया, जो अपन करते हैं कई बार कि पूरी चटनी को लिया और ऊपर से पानी पी लिया, गटक लिया। तो गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, गांधी जी ने देखो चटनी कितनी पसंद आई उसको। दूसरा आप देखिए गांधी जी को सब भला भला कहते हैं, जैसा कि आशीष जी ने बताया कि भाई वो भगत सिंह सब जानते हैं, फिर उन्होंने लेटर लिखा था कि उनको फांसी नहीं देनी, और कहते हैं कि भाई ऐसा है कि धर्म के नाम पे आप सभी इकट्ठा कर लेते हैं, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने मानवता के नाम पे सबको इकट्ठा किया। शायद यही कारण था कि उनके साथ पूरा विश्व, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतनी ताकत है। दूसरी विशेष बात मुझे ऐसा लगता है, चरखे से याद आई कि भाई कहते हैं चरखा से उन्होंने, ऐसा है कि वो भारत को देश को आजाद करा दिया। मैं बता रहा हूँ कि कोई गुंडा आ जाए तो हिम्मत नहीं कि हम लड़ सके उससे, कोई पुलिस वाला आवारा हो जाए उससे हमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। और जो 2/3 देश में पूरे विश्व में शासन करता था इंग्लैंड, उससे उन्होंने हमेशा की लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया। अपनी आपकी कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज है। दूसरा आप देखिए कि हम नेता बनना चाहते हैं, लेकिन नेता के गुण क्या होते हैं? नेता का गुण ये होता है कि सब संप्रदाय के लोग आपके साथ आए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। कैसे आ सकते हैं? ऐसे आ सकते हैं जब तक सबका हित जुड़ा हो। तो महात्मा गांधी जी बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने नमक आंदोलन किया, नमक के साथ सबका हित जुड़ा था। जहां पूरे कहते हैं ना पेनिनसुला है भारत, इतना नमक है, उसके बावजूद अंग्रेज कैसे उस पर सैंक्शन लगा सकते हैं? तो नमक एक ऐसा मुद्दा था, इंटेलेक्चुअल मुद्दा था सब भारतीयों का, कि आपने देखा होगा उनके साथ पूरा देश आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होती है। मैं तो यहाँ साधुवाद देता हूँ कि जो गांधी जी के स्मृतियों को नमन करते हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, भले ही 5 हो या 10 हो, लेकिन वो अपने से बैठे हुए हैं और इतनी देर होने के बावजूद भी बैठे हुए हैं, क्योंकि वो गांधी जी को अपना मानते हैं, गांधी जी के आदर्शों को जीना चाहते हैं, उसको आत्मी एहसास करना चाहते हैं। दूसरी जो विशेष बात हम करना चाहते हैं कि मुझे लगता है गांधी जी सर्वकालिक विचारक और दार्शनिक थे, जिनकी प्रासंगिकता कठिन से कठिन समय में भी हमें याद दिलाती है कि हमें कैसे जीना है। उनका जो जीवन है हमें प्रेरणा भी देता रहता है। दूसरा, अभी आशीष जी ने बहुत सारी सी बातें बताई हैं। आपने ये भी देखा होगा, जब किंग जॉर्ज की बात आपने की, तो किंग जॉर्ज के बारे में बहुत ही ज्यादा गलत बोलते हैं कि जब गांधी को अपमानित किया, ऐसा किया वैसा किया। तो सिर्फ 2 बातें आपको बताते हैं किंग जॉर्ज के बारे में। जब वो चला गोल पेज आंदोलन, तो उसके बहुत सारे से यहाँ से नेता भी जाते थे, तो बकिंगम पैलेस में उनको चाय के लिए आमंत्रित किया गया था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उधर लोग बताते हैं कि जब वो अंदर जाने लगे तो उनका ड्रेस कोड होता है, भाई जॉर्ज पंचम से मिलने जा रहे हैं। अब गांधी जी को कहा गया कि आपके लिए सूट है, नहीं है तो ठीक है हम कर देते हैं। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि हम तो अपनी इसी पे जाएंगे, लुंगी पे ही जाएंगे, जो उनकी आदत थी। तब बोले कि भाई कैसे हो सकता है? जब वो अंदर प्रवेश किए तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि चर्चिल तो कह रहा था, लेकिन बिल्कुल वैसे ही निकला कि मतलब ये तो वैसे ही चले आए। जब वो बाहर निकले तो कई पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप राजा से मिलने गए थे तो क्या ठीक ठाक कपड़े पहन के आना चाहिए था ना आपको? तो उन्होंने कहा कि मेरे कपड़ों की चिंता मत करो, राजा ने हम दोनों के लिए पर्याप्त कपड़े पहने थे। इसके बाद एक और प्रश्न के सामने आया कि पत्रकारी वो प्रश्न कम करते थे, खिल्ले ज्यादा उड़ाते थे। उनसे पूछा कि क्या राजा ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आपकी आशा को कोई प्रोत्साहन दिया है? आप समझिएगा फिर से, क्या राजा ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आपकी आशा को कोई प्रोत्साहन दिया है? तो गांधी जी बहुत हाजिर जवाब दिए। उन्होंने कहा प्रोत्साहन केवल ईश्वर दे सकता है, राजा नहीं। और फिर गांधी से पूछा है कि आप हमेशा 3rd क्लास की यात्रा क्यों करते हैं ट्रेन में? तो बोले 4th क्लास नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखा जाए तो असली जो अपनी आजादी की लड़ाई है वो लड़ी है भगत सिंह ने, वो लड़ाई लड़ी है राम साहब बिस्मिल ने, अशफाकुल्ला खान ने। गांधी जी ने नहीं लड़ी। तो गांधी जी ने किया क्या? गांधी जी ने इस देश में स्वतंत्रता संघर्ष बिल्कुल भी संभव नहीं था, उसके लिए उन्होंने जन चेतना जगाई, जो उनका महत्वपूर्ण काम था। और क्या करते थे गांधी जी? लोगों को अवेक करते थे, लोगों को जगाते थे। तो ये लोगों को जगाते थे, अब आगे भगत सिंह अपना काम करें। मुझे ऐसा लगना है। मुझे लगता है कि अब गांधी जी का मुद्दा हमेशा उठता रहता है और कई बातें भी होती हैं।
लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन हम एक बात कह सकते हैं आप लोगों के सामने कि गांधी जी का जो चमत्कारिक व्यक्तित्व था उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और सीखे क्या? क्योंकि सीखे तो हम तो सीखे तो कुछ भी नहीं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि कम से कम उनका अंश मात्र जो भी उनके जीवन को जिया है उसका अंश मात्र हम लोग जी रहे तो मुझे लगता है परमात्मा हो जाएगा। और अंत में मैं एक दो बातें कह के अपनी बातें समाप्त करना चाहूँगा कि गांधी जी की स्मृतियों को हम सब ने नमन किया। आज हालांकि 2 तारीख उनका था और एक शेर के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा कि दिल से साबित करो कि जिंदा हो, दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सतुक नहीं। आज एक चीज सिद्ध हो गई कि सहगोरा जी झूठ बोलते हैं कह रहे थे तैयारी नहीं है, मैं बोलने को नहीं आया। अगर बिना तैयारी के इंसान ऐसा बोलता है तो मैं चाहता हूँ आप हमेशा बिना तैयारी के रहे भाई साहब, और हमेशा बिना तैयारी के ऐसे अचानक आते रहे। आपका बहुत बहुत निश्चित तौर पर बहुत सीख भी लो। एक कभी जब आप बोल रहे थे तो आशीष जी के साथ में हमारी बात हो रही थी कि एक चीज जो निकल के आती थी, छोटी छोटी बातें जो आ रही थी इस विषय में हमें लगता है कि गांधी जी को लेकर छोटी छोटी सी चर्चाओं का आयोजन होना चाहिए, छोटे छोटे पार्कों में बैठ के छोटे होना चाहिए। जैसे भाई साहब को देख के तुरंत आ गया कि उनके ऊपर छोटे छोटे बच्चों को भी बोलना चाहिए, आप देखिए पढ़िए कविता पहले पार्क में ही था। ये अपन आप छोटे छोटे कार्यक्रम। और एक और शायद जी जय भाई साहब एक बात बोल के कहती औपचारिकता जो है, देखिए हम ये नहीं कहते कि शहर देश परिवार समाज मर्यादित ना हो, अनुशासन ना हो, विधि ना हो, लेकिन यदि उस औपचारिकता से ज्यादा समय के चलते अगर कोई दिक्कत परेशानी आती तो उसको हम शॉर्ट आउट करने का भी प्रयास करेंगे। 2 चीजें निकल के मुझे लगता है जो अलग से आई हैं वो विषय पे करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आभार प्रदर्शन के लिए बहुत समय हो गया, इसलिए मैं बहुत मन होता है बहुत सारी